नमस्ते, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं और इन सभी प्रश्नों को हम एकदम डिटेल में और आसान भाषा में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और यह प्रक्रिया काफी कठोर है ताकि संविधान में बार बार और मनमाने ढंग से बदलाव न हो। भारत में संविधान तीन तरह से हो सकता है: साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन से। इस तरह यह था भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का हमारा पहला प्रश्न ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है और इसके लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के भाग 20 में निहित है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? मतदान की आयु बढ़ाने के लिए संशोधन किया गया था। 61वां संशोधन 1988 में यह किया गया था। इसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था और यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था और इस संशोधन को 28 मार्च 1989 को लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार यह जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में संशोधन किया गया। इस संशोधन में भी कई प्रावधान किए गए थे जिसमें सबसे प्रमुख था अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था और इस संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी बदलाव किए और माता पिता का एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा, वे अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि माता पिता के लिए नया मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में बनाया गया। इसी अधिनियम के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट लाया गया जिससे इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय निर्वाचक आयोग की स्वायत्तता की गारंटी दी गई है? तो इसकी गारंटी दी गई है अनुच्छेद 324 में केंद्रीय निर्वाचक आयोग की स्वतंत्रता स्वायत्तता की गारंटी दी गई है। फंडामेंटल राइट्स की धाराएं संविधान के किस भाग में आती हैं? तो फंडामेंटल राइट्स की धाराएं आती है संविधान के भाग 3 में। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। देश की देखें कि संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया तो वो था अमेरिका। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होती है। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया है? तो यह प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। केशवानंद भारती केस यह 1973 का था और यह एक ऐतिहासिक निर्णय किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ द्वारा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है लेकिन वह इस शक्ति का इस्तेमाल संविधान के मूल ढांचे बदलने या नष्ट करने के लिए नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान की कुछ मूलभूत और महत्वपूर्ण तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें संसद द्वारा भी बदला नहीं जा सकता। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून यह लागू किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 1985 में यह कानून लागू किया गया था और इस संशोधन में एक नई अनुसूची
अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक अस्थिरता को रोकना और सांसदों और विधायकों द्वारा बार बार दल बदलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। नेक्स्ट देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? जीएसटी यह सब लागू किया गया 101 संविधान संशोधन 2016 में यह संविधान संशोधन किया गया, जिस भारतीय संविधान में भी कई बदलाव किए और एक नई कर प्रणाली की स्थापना, जिसका उद्देश्य था पूरे भारत में एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को लागू करना। अनुसूचित जात और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो यहाँ पर आपको दो संविधान संशोधन बताए जाएंगे, एक है 65वां संविधान संशोधन और एक है 89वां संविधान संशोधन, क्योंकि यह दोनों ही संशोधन अनुसूचित जात जनजातियों के लिए ही किए गए। तो देखिए, अनुसूचित जात और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना तो अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से हुई थी। तो सबसे पहले जैसे 65वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में, और इस संशोधन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया। इसके माध्यम से अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और इसने पहले के एकल सदस्यीय अनुसूचित जात जनजाति के आयुक्त के स्थान पर एक नया आयोग बनाया। आपको यह ध्यान रखना है कि 65वें संविधान संशोधन में एक नया आयोग बनाया गया था अनुसूचित जात और जनजाति। तो वही 89वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ, इस संशोधन में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए बने संयुक्त आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया गया। तो जो ये नया आयोग बना था उसे 89वें संविधान संशोधन में दो अलग अलग निकायों में बांट दिया गया। तो आपको ये दोनों ही संशोधन यह याद रखना है कि 65वें में एक आयोग बनाया गया था और 89वें वाले में इन आयोग को दो अलग अलग निकायों में बांटा गया। संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में। 1951 में संशोधन में कई बदलाव किए गए थे, जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। जमींदारी उन्मूलन कानूनों को वैधानिकता प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। पहला संशोधन हुआ जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति दी गई और यह संशोधन उस समय के कुछ कानूनी चुनौतियों और अदालतों के फैसलों को दूर करने के लिए लिया गया। पहले संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन में। तो 9वीं अनुसूची से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। इस अनुसूची को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि उन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करना था जो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित। इसका मतलब यह था कि अगर किसी कानून को इस अनुसूची में डाल दिया जाता है तो अदालतें आमतौर पर उसकी संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकती, भले ही वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। 69वें संविधान संशोधन में 1991 में इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239 AA 239 A भी जोड़े गए और इन अनुच्छेदों के तहत दिल्ली को एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, इसमें एक विधानसभा और मंत्री परिषद का भी प्रावधान किया गया। इस संशोधन ने दिल्ली के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा इस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। पंचायती राजों को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। संशोधन ने भारतीय संविधान में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इस संशोधन ने भाग 9 नामक एक भाग जोड़ा जिसका शीर्षक दिया गया पंचायत। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 O तक के सभी प्रावधान शामिल किए गए। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। इस संशोधन का उद्देश्य देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाना, स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था। शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया?
गया। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वें संविधान संशोधन 1992। 1992 में शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम को यह दर्जा दिया गया। इस अधिनियम को लागू किया गया 1 जून 1993। संशोधन में भी भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे कि आपने 73वें में पढ़ा कि भाग 9 जोड़ा गया, तो 74वें में भाग 9A जोड़ा गया। इसमें भी एक शीर्षक दिया गया नगर पालिकाएं, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 G तक के प्रावधान शामिल हैं। 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी आपने पढ़ा कि 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई तो जिसमें नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए थे। संशोधन का उद्देश्य भी इतना ही था कि स्थानीय सुशासन को मजबूत करना था, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता देना था, जिससे कि 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज के साथ मिलकर भारत में लोकतंत्र की जमीन के स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंत्रियों की अधिकतम संख्या को कुल सदस्य के 15% तक सीमित करने वाला संशोधन कौन सा है? तो मंत्रियों की संख्या को सीमित करने वाला जो संशोधन किया गया था वह था 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन में भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, जिसमें इस संशोधन का उद्देश्य था मंत्री परिषद के आकार को सीमित करना और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना। इसने 2 प्रमुख प्रावधान दिए गए थे। केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो। तो वहीं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। हालांकि इसमें एक अपवाद यह है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस संशोधन ने दल बदल को रोकने और एक बड़े अव्यवहारिक मंत्रिमंडल के गठन पर अंकुश लगाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इन भाषाओं को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ये सभी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में यह 22 भाषाएं हैं। समय समय पर संविधान में संशोधन किए गए और भाषाओं को शामिल किया गया। तो जिसमें 21वां संविधान संशोधन किया गया था 1967 में 15वीं भाषा बनी थी सिंधी भाषा। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 16वीं, 17वीं, 18वीं यह तीनों ही भाषा 1992 में किए गए 71वें संविधान संशोधन में आई। फिर 52वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, जिसमें मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी 19वीं, 20वीं, 21वीं और तो इस तरह से ये 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की आयोग से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था? यह घोषित किया गया था 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC से संबंधित था। अक्टूबर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से 99वें संविधान संशोधन अधिनियम NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला इस आधार पर दिया कि यह अधिनियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, क्योंकि संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। इस फैसले के बाद कॉलेजियम प्रणाली फिर से प्रभावी होगी। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा नहीं गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह सभी प्रस्तावना में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन किसे कहते हैं? तो मिनी संविधान और लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है और इसे आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था और इसने भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किए थे, जैसे कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य में भाग 4A को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया और न्यायपालिका की शक्तियों में
कमी की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। भाग 3 आपको पता है, मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तार से उल्लेख किया गया है और ये सभी अधिकार भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देते हैं। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त? तो 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को वर्तमान में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तारित है और इन अनुच्छेदों में ऐसे मार्गदर्शन के सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें राज्य को नीति निर्माण में ध्यान में रखना चाहिए। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन जो कि सरदार सोलर सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था और उस समय इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया गया था कि वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और यह 11वां मौलिक कर्तव्य आया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से और यह संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया था माता पिता के लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? उपराष्ट्रपति का पद प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो संसद के उच्च सदन को राज्य सभा कहते हैं। संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल का प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। जर्मनी के वाइमर संविधान से इसका प्रावधान लिया गया है। 1975-77 में इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आपातकालीन प्रावधान में सुधार किए गए थे। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान यह 11वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची को संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? इस संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। एक नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यहाँ पर आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को तीनों ही अनुच्छेदों में आपातकाल घोषित करने की शक्ति दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने, अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की सफलता अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू करने और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का। तो यह 3 आपातकाल हैं जो राष्ट्रपति को संविधान से प्राप्त। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा के सदस्यों की आयु होनी चाहिए, जो कि अनुच्छेद 84 ख में दिया गया है, जो संसद की सदस्यता के लिए योग्यताओं का निर्धारण करता है, जिसमें उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी पूरी करनी होती हैं। राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए सदस्यों की और इन्हें भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 ख में दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, तो वहीं राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसी कारण से राज्यसभा को बड़ों का सदन भी कहा गया है। संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान दिया गया है संविधान में। निरीक्षक के रूप में संसद की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है? नीति आयोग CAG के अंतर्गत। तो संसद की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है। CAG को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
और यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करते हैं। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। इसी वजह से सीएजी को भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण निरीक्षक माना जाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद द्वारा होती है? अनुच्छेद 217 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद नियुक्त किया जाता है। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के अलावा भी भारतीय संविधान में कुछ अन्य अनुच्छेद भी हैं जो समानता के अधिकार से संबंधित हैं, जिसमें अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में, अनुच्छेद 17 में यह अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त करने के लिए, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करने के लिए। ये सभी अनुच्छेद भारत के नागरिकों के लिए समानता के अधिकारों को मजबूत करते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाते हैं। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आपसे एक प्रश्न है कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसे 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। यह दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारत सरकार ने 2015 में इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। भारत का संघ शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत का संघ यह अनुच्छेद 1 में है। इसमें राज्यों का संघ शब्द का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो भारतीय संसद 3 सदनों से मिलकर बनी है। 3 सदन, जिसमें 2 सदन और एक राष्ट्रपति शामिल होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है राज्यपाल को हटाने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति कभी भी बिना कोई कारण बताए किसी भी राज्यपाल को उनके पद से हटा सकता है। अंतरजातीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो यह होती है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें यह लगे कि ऐसी परिषद की स्थापना से सार्वजनिक हित की पूर्ति होगी तो वह इसका गठन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।